सभी मित्रों गुड मॉर्निंग। राम राम। वही कल जो हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और समुद्रगुप्त के जो सैन्य अभियान जो थे वो देखे थे। ठीक है, तो आज जो है आज हम शुरू करेंगे वो है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें जो तो ये जो समुद्रगुप्त का जो टॉपिक जो था उसमें हमारे दो चीज रह गई थी, उनकी धार्मिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो उनको करते हैं, आइए शुरू करते हैं हम समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियां। समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियां उपलब्धि आइए शुरू करते हैं। ये साहित्य कला का भी प्रेमी था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो साहित्य कला का भी प्रेमी था। सिक्के पर ये वीणा बजाते पाए गए। इससे ये ज्ञात होता है कि संगीत प्रेमी प्रेमी भी थे। ठीक है, इसे कविराज की उपाधि दी गई है। किसको? समुद्रगुप्त को। हरिसेन इसी के काल में। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में यानी कि जो सांस्कृतिक उपलब्धि देखी समुद्रगुप्त की, तो ये जो संगीत प्रेमी थे, ठीक है, इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है, और इनको कविराज की उपाधि मिली है। ठीक है, और हरिसेन जो थे वो इन्हीं के दरबार में थे। आइए लिखते हैं। ये साहित्य कला प्रेमी थी। ठीक है, सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए पाया गया। ठीक है, इससे ये ज्ञात होता है कि ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है कि ये संगीत प्रेमी थे। ये संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी थे। ठीक है, ये कैसे संगीत प्रेमी थे? इन्हें कविराज की उपाधि भी दी जाती है। इनको समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? कविराज भी। और कई बार प्रश्न पूछ लेता है हरिसेन किन किन के दरबार में थे, तो नोट में लिखना हरिसेन हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे।
तो संगीत प्रेमी थे, कहाँ से प्रतीत होता है ये कि सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए पाया गया है, और इसीलिए इनको कविराज की उपाधि दी गई है। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, अब देखते हैं समुद्रगुप्त की धार्मिक उपलब्धियां। धार्मिक उपलब्धियां। तो समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कौन था? समुद्रगुप्त। ये पूछ ले कि समुद्रगुप्त कौन से धर्म का अनुयायी था, तो समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का अनुयायी। इसके समय हिंदू जो धर्म जो है वो शिखर पर था, लेकिन ये अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था। ठीक है, यह नहीं था कि भाई एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे, सभी धर्मों को मानने वाला था, सभी धर्मों को समान देखता, लेकिन ब्राह्मण धर्म का यह अनुयायी था। उदाहरण देखते हैं इसका। इसमें श्रीलंका के शासक को गया बिहार में बौद्ध विहार बनाने में अनुमति दी थी। तो श्रीलंका के जो शासक जो आए थे, ठीक है, उनको क्या कहा, बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। कहाँ पे? बिहार में, गया में। ठीक है, इसी के काल में जो अजंता और बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो ये पूछ ले कि गुफाओं का अजंता और बाघ गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो सीधी बात है, समुद्रगुप्त के काल में। तो ये इनकी देखिए धार्मिक उपलब्धियां। समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके दरबार में या इनके समय इनके समय इनके समय समुद्रगुप्त के समय हिंदू धर्म चरम पर था। लेकिन इन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी उदार, ठीक है, उदार रुख अपनाया। ठीक है, उदार का मतलब है दयालु। ठीक है, ये नहीं कि एक ही धर्म को इन्होंने सर्वोपरि माना, नहीं, इन्होंने सभी धर्म को तो क्या किया, उदार रुख अपनाया सभी धर्मों के लिए। ठीक है, उदाहरण देखें तो उदाहरण में श्रीलंका से कहीं पे ऑप्शनल में आ जाए कि जो समुद्रगुप्त है वो धर्म के प्रति उनकी कैसी भूमिका थी, तो धर्म के प्रति सीधी उदार भूमिका थी। तो उसमें कुछ उदाहरण पूछ ले, यानी कोई एक उदाहरण दो। तो उदाहरण ये है कि श्रीलंका से जो शासक जो आए थे, उनको गया यानी कि बिहार में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दे दी थी। किसने? समुद्रगुप्त। श्रीलंका के शासकों को गया बिहार में
बिहार में बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म की जो उनकी जो पवित्र जो स्थली होती है जैसे मंदिर की तरह बौद्ध विहार बनाने में अनुमति दे दी भाई, उसको बोलते हैं बौद्ध विहार, अनुमति दे दी थी। जो बौद्ध धर्म की पवित्र स्थली है जहाँ पे जैसे मंदिर है, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही वहां पे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है ध्यान करते हैं उसको बोलते हैं बौद्ध विहार। ठीक है। और समुद्रगुप्त के काल में ही, नोट डाल के, समुद्रगुप्त के काल में ही अजंता व बाघ गुफाएं, बाघ गुफाओं का निर्माण हुआ। ठीक है। तो सांस्कृतिक उपलब्धि में देखें तो संस्कृति में ये संगीत प्रेमी थे, सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है। और इनको कविराज की क्या दी गई है भाई, उपाधि दी गई। ठीक है। कविराज की इनको क्या क्या दी गई है, उपाधि दी गई। फिर और इनके दरबार में हरिसेन जो थे वही इन्हीं के दरबार में थे, तो कई बार पूछ ले कि हरिसेन किन के दरबार में थे, तो हरिसेन जो थे वो किन के दरबार में थे, वो जो जो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त जो है इनके दरबार में थे हरिसेन। और समुद्रगुप्त की धार्मिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ब्राह्मण धर्म का क्या था, ये अनुयायी था। ठीक है। और जो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन सभी धर्मों के प्रति इनका मन जो था वो उदार था, उदार मन का था। ठीक है। उदाहरण में देखें तो श्रीलंका से जो आए शासकों को उनको बौद्ध विहार बनाने के लिए बिहार में अनुमति दे दी थी। और इन्हीं के काल में अजंता, ठीक है, और जो बाघ जो गुफाएं हैं उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है। जो बाघ जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। वर्तमान में पूछ ले जो बाघ जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं, तो वर्तमान में जो बाघ जो गुफाएं हैं वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। और अजंता की बात आ जाए तो अजंता गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये जो समुद्र के बारे में जो जानकारी बची हुई थी वो आपके सामने। अब हम नया, इससे अगला जो शासक है वो है चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि विक्रमादित्य। तो उनके बारे में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला पेज लेते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है। समय की बात करें 375 ईस्वी से लेके 415। ठीक है।
तो भारत का महान शासक था, प्राचीन भारत का महान शासक कौन? ठीक है। और इनका जो समय जो था, इनका काल जो था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक इनका काल था। इनके बारे में किसने लिखा? चीनी यात्री जो फाइयान जो है उन्होंने लिखा है इनके। तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इनके काल की जानकारी जो चीनी यात्री फाइयान जो है उनकी यात्रा वृत्तांत से इनकी जो राज है उसकी जानकारी मिलती है कि उस समय जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासक था, वो शासन जो था वो कैसा। ठीक है। एक महरौली का जो स्तंभ है उसमें जो लेख है वो भी हमको चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी देता है, उनके शासन की जानकारी देता है। ठीक है। इसके साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध व युद्धों द्वारा किया गया। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड ने वैवाहिक संबंध बनाए और युद्ध भी किए, उससे अपने साम्राज्य का क्या क्या विस्तार किया। तो आइए कुछ लिखते हैं, कुछ पॉइंट। प्राचीन भारत का, प्राचीनतम भारत का महान शासक। ठीक। इनके बारे में इनके बारे में चीनी यात्री फाहियान, इनकी पुस्तक का नाम देख लें तो इनकी पुस्तक का जो नाम है, फाहियान की पुस्तक का नाम वो था फो क्यो की। ठीक है। यात्रा वृत्तांत है। तो चीनी यात्री फाहियान इनके काल में रहते थे, काल में रहते थे। उनकी इनकी फाहियान की यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त सेकंड के शासन। तो फाहियान जो आया था वो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। जब हो क्योंकि इन्होंने क्या लिखी, पुस्तक लिखी, यात्रा वृत्तांत लिखा। तो उसमें क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड का क्या है, शासन के बारे में जानकारी। फिर महरौली का जो स्तंभ है, महरौली महरौली स्तंभ लेख, यानी कि जो महरौली के स्तंभ पे जो लेख लिखा हुआ है वो भी इनके शासन की जानकारी देता है। इनके शासन की, चंद्रगुप्त सेकंड की। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार, इन्होंने, चंद्रगुप्त ने, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक वैवाहिक व युद्धों से किया हुआ। ठीक है। तो इनकी, इनके शासन की जानकारी की बात करें, इनका काल जो था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक था। इनके जो, इसके बारे में इनके जो शासन है कहाँ से हमको जानकारी मिलती है इनकी शासन की, तो फाहियान की जो वो क्योंकि जो पुस्तक है उनका जो यात्रा वृत्तांत है
जो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रह रहता था, उनकी जो पुस्तक है वहां से हमको जानकारी मिलती है। फिर मेहरुल स्तंभ है, वहां से भी इनके शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक व युद्धों से किया, वैवाहिक संबंध बना के और युद्धों से। अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त के जो सेकंड जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्या क्या जानकारी देखेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड, इनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। साल 375 से लेके 415। आइए देखते हैं क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी विजेता। ठीक है, यानी कि कहां तक इन्होंने विजेता की। पराक्रमी विजेता। ठीक है, पराक्रमी विजेता के रूप में कहां तक विजय रहे भाई, कि कौन कौन सा क्षेत्र इन्होंने जीत लिया था। फिर देखेंगे कुशल शासक। कुशल प्रबंधक बोल दो या शासक बोल दो। कुशल प्रबंधक, कुशल शासक, कहां तक कुशल शासक रहा। ठीक है, फिर देखेंगे इनकी कूटनीतियां। कूटनीति, चंद्रगुप्त की सेकंड की कूटनीति। फिर देखेंगे इनके धर्म के बारे में, कौन से धर्म के अनुयायी थे। धार्मिक विचार या सही सुनता, सही सुनो। ठीक है, फिर देखेंगे साहित्य। साहित्य व कला संरक्षण। कि कला और साहित्य का कहाँ तक इन्होंने संरक्षण किया, कौन कौन इनके दरबार में थे, धार्मिक सहिष्णुता कैसी थी, धार्मिक विचार इनके कैसे थे, कूटनीति का प्रयोग इन्होंने कैसे किया, और कुशल शासक कैसा था ये, कौन चंद्रगुप्त सेकंड, और कित कहाँ तक इन्होंने अपना क्षेत्र का, साम्राज्य का विस्तार किया, कहाँ तक इन्होंने युद्ध किए, कहाँ तक इन्होंने जीत हासिल। ठीक है, तो एक को नंबर वाइज करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पराक्रमी विजेता के रूप में कहां तक विजय रहे भाई, कौन। चंद्रगुप्त सेकंड। तो विजय की बात करते हैं कि इन्होंने कहां से लेके कहां तक अपना विस्तार, साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहले जो शकों पर इन्होंने क्या की थी, विजय की थी। ठीक है, रुद्र सिंह थ्री को हराया था इन्होंने, रुद्र सिंह तीन। पहली राजधानी इनकी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन। ठीक है, और साम्राज्य विस्तार की जब इनकी बात करें तो हिमालय से लेकर नर्मदा घाटी और गुजरात के काठियावाड़ से लेकर बंगाल तक इनका साम्राज्य। ठीक है, आइए लिखते हैं क्या क्या इन्होंने कहाँ का विजेताएं की। शकों पर विजय, शकों की विजय। ठीक,
महत्वपूर्ण घटना स्कोर आया रुद्र सिंह। तृतीय को आया, ठीक है। राजधानी की बात करें, पहले इनकी राजधानी पहली राजधानी इसकी राजधानी चंद्रगुप्त सेकंड की जो पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी कौन सी बनाई इन्होंने? दूसरी राजधानी उज्जैन बनाई, ठीक है। तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, उज्जैन। राज्य विस्तार की बात करें, साम्राज्य विस्तार, तो साम्राज्य विस्तार की जब बात करते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ बंगाल से यहाँ पे गुजरात में कहाँ तक? काठियावाड़ तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे कहाँ तक? नर्मदा घाटी तक। तो यह इनका साम्राज्य विस्तार था चंद्रगुप्त सेकंड का, ठीक है। टकों पर विजय की रुद्रदमन III को रहा, ये इनकी महत्वपूर्ण विजय थी, ठीक है। पाटलिपुत्र पहले राजधानी थी, फिर दूसरी राजधानी इन्होंने उज्जैन बनाई, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पूर्व में बंगाल से लेके और पश्चिम में गुजरात काठियावाड़ तक इनका साम्राज्य विस्तार, ठीक है। कुशल शासक की बात करते हैं हम, ये कैसे कुशल शासक थे? कुशल कुशल शासक या प्रबंधक? कुशल शासक कहाँ तक ये कुशल शासक? तो इन्होंने क्या किया था? 40 वर्ष तक, लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने शासन। कुशल शासक की जब बात करें तो सीधी बात है, अगर कुशल शासक, अगर अच्छा शासक जो होगा तो वहां पे न्याय होगा, ठीक है। लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, लोगों के हित में सोचेगा। तो क्या ये चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड ऐसे शासक थे कुशल? तो आइए देखते हैं, इनके 40 वर्षों के शासन काल में इनका शासन शांति प्रिय शासन था। पॉइंट नंबर 1, इनका शासन कैसा था? शांति प्रिय शासन था चंद्रगुप्त सेकंड। और देखिए, न्यायप्रिय शासक व प्रजा हितैषी शासक था। तो ये न्यायप्रिय शासक था, न्याय करता था, प्रजा हितैषी, प्रजा के बारे में सोचता था, प्रजा हितैषी शासक था। इसके शासन के बारे में चीनी यात्री फाहियान, कौन बताता है? चीनी यात्री फाहियान को, क्योंकि जो पुस्तक होंगी उसमें बताता है, फाहियान ने इसके शासन के बारे में क्या की है? वही तारीफ की है, प्रशंसा की है इसके शासन के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन, ठीक है। फाहियान कहते हैं, ठीक है, क्योंकि फाहियान इनके ही दरबार में आया था, इनके काल में आया था, तो फाहियान कहते हैं। क्या करते हैं फाहियान? इनके काल में प्रजा दरवाजा खोल के सोती थी रात के समय, ठीक है। तो रात के समय प्रजा अगर दरवाजा खोल के सोती, सीधी बात है, चोरी चारी का कोई खतरा नहीं, डकैती डकैती का कोई खतरा नहीं था, लूट मारपीट का कोई खतरा नहीं था,
ठीक है। तो लूट मारपीट का अगर रात के समय दरवाजा खुला छोड़ के जनता सोती है तो सीधी बात है पूर्ण न्याय होता था, शांति प्रिय शासक था, लोग संतुष्ट थे। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अपने मकान की कोई रजिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। ये फाइयान कहते हैं। फाइयान कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासनकाल था वो ऐसा शासनकाल था कि जनता जो है रात के समय दरवाजा अपने जो घर के कुआड़ जो है वो खोल के सोते थे। ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को घर की रजिस्ट्री, ठीक है, घर की रजिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि धोखाधड़ी का कोई केस नहीं था। आजकल वैसा नहीं कि कोई किसी की जमीन के ऊपर जाके कब्जा कर ले। ठीक है। ऐसा इनका प्रशासन था। ठीक है। कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका के दरवाजे पर नहीं जाता था। ठीक है। तो यानी कि सब को रोजगार मिला हुआ था, सब शांति प्रिय थे। तो ये बोलते हैं भाईजान कि ऐसा शासन था कि न्यायपालिका के दरवाजे पर भी कोई व्यक्ति नहीं जाता। ठीक है। तो आइए देखते हैं फाइयान इनके काल के बारे में क्या लिखा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड ने 40 वर्षों के चंद्रगुप्त सेकंड के 40 वर्षों के शासनकाल में शांति प्रिय शासन किया। ये न्यायप्रिय व प्रजाहितैषी थे। जनता का जनता का जनता के हित में सोचने वाले प्रजाहितैषी प्रजाहितैषी प्रजा हितैषी हितैषी थे। ठीक है। जो जनता के भलाई के लिए सोचे, तो जनता की अच्छाई के लिए सोचे। ठीक है। इनके काल के बारे में चंद्रगुप्त सेकंड के काल के बारे में चीनी यात्री फाहियान लिखते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल में जनता दरवाजा खोल के सोती, दरवाजा खोलकर रात के समय, रात के समय जनता रात के समय दरवाजा खोलकर सोती थी। कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी या किसी भी कोई भी व्यक्ति को अपनी किसी भी व्यक्ति को अपनी किसी भी व्यक्ति को अपनी
किसी भी व्यक्ति को अपनी घर की रजिस्ट्री रजिस्ट्री की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका न्यायपालिका के दरवाजे पर नहीं जाती थी, नहीं जाते थे। ठीक है। तो फाइयान कहते हैं कि इनका जो शासन जो था ऐसा था, लूटपाट कभी भी नहीं थी, न्यायप्रिय राजा थे। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है न्यायपालिका के दरवाजे पर नहीं जाता था। जनता जो है रात के समय क्या करती थी, जो तब सोती थी तो दरवाजा खुला छोड़ के सोती। आज के टाइम में अगर दरवाजा खुला छोड़ दे तो कल तक, सुबह तक तो घर में कुछ भी नहीं। ठीक है। और किसी को भी घर की रजिस्ट्री कराने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। इतना संपूर्ण शासक और शासन इनके काल में था, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि कुशल शासक थे। ठीक है। आगे देखते हैं इनकी कूटनीति। ये चंद्रगुप्त की कूटनीतियां कौन सी थी? चंद्रगुप्त की चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड की कूटनीति। चंद्रगुप्त सेकंड की कूटनीति। ठीक है। ये अपने विजय अभियान शुरू करने से पहले कुछ वंशों के साथ, यानी कि युद्ध अभियान शुरू करने से पहले, विजय अभियान शुरू करने से पहले कुछ वंशों के साथ इन्होंने क्या कि वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है। वाकाटक वंश, कदम वंश, नागवंश। नागवंश और वाकाटक कदम वंश इनके साथ तो क्या क्या विवाह संबंध बना। ठीक है। वैवाहिक संबंध में व्यक्तिगत जो है इत सीमित होते हैं। वैवाहिक जो संबंध होता है उसमें व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत हित भी होते हैं। और जबकि ये जो कूटनीतिक के हित जो होते हैं वो प्राथमिक होते हैं। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, जो वाकाटक और कदमवंश और नागवंश इनके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए। ये तो इनके पक्ष में वैसे आ गए। फिर एक वंश था शक, शकों के साथ इन्होंने युद्ध किया, उनको युद्ध में रख दिया। ठीक है। तो ये थी इनकी कूटनीति। आइए लिखते हैं। ये अपने चंद्रगुप्त सेकंड अपने विजय अभियानों से पहले कुछ वंशों के साथ कुछ वंशों के साथ कुछ वंशों के साथ क्या क्या इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है। वाकाटक वाकाटक वंश, कदम वंश, नागवंश
आदि। इनके साथ तो बना ली इन्होंने वैवाहिक संबंध, ठीक है। और जो वैवाहिक संबंध होते हैं उनमें क्या होता है, व्यक्तिगत हित भी होता है, लेकिन कूटनीतिज्ञ जो होता है उसमें प्राथमिक जो क्या होता है, हित होता है। प्राथमिक हित का मतलब ये है कि राज्य का विस्तार करना, लोगों के बारे में भी सोचना, ठीक है। वो होती है कूटनीति, युद्ध, जैसे युद्ध को जीतने की नीति, ठीक है। और वैवाहिक जो संबंध है उनमें क्या होता है, उनमें व्यक्तिगत हित भी होता है। तो इनके साथ तो बना ली इन्होंने वैवाहिक संबंध, ठीक है। अब कूटनीति की बात करें तो उसमें जो था इन्होंने फिर क्या किया, ये वैवाहिक संबंध बना के ये अपने पक्ष में कर, ठीक है। और फिर क्या किया, शकों के साथ युद्ध किया और शकों को हरा दिया। फिर शकों से युद्ध किया, शकों को हराया, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त की कूटनीति, ठीक है। अब बात करते हैं धर्म के बारे में। चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, वो धर्म के प्रति उनके कैसे विचार। तो चंद्रगुप्त सेकंड धर्म के प्रति विचार, धर्म के प्रति विचार यानी कि धर्म सहिष्णुता के रूप में सफल। वे एक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इससे यह थोड़ी होता कि वो किसी दूसरे धर्म को नहीं मानने वाले। आगे देखते हैं। साथ ही इनके काल में ब्राह्मण धर्म चरम उत्कर्ष पर था, ठीक है। ब्राह्मण धर्म जो था उस समय चरम उत्कर्ष पर था इनके काल में। इनके काल में ब्राह्मण धर्म चरम पर था। ये खुद तो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म क्या था, चरम पर था, ठीक है। दबा नहीं रहे थे, ठीक है। धर्म के प्रति भी क्या थे, दयालु थे। और दूसरे धर्मों के प्रति उदार थे। ये दूसरे धर्मों के प्रति उदार थे, ठीक। इन्होंने अपने शासन में अन्य धर्म के लोगों को उच्च पद, ठीक है। तो ये कहां से पता चलता है कि ये दूसरे धर्मों के प्रति भी उदार थे। ये यहां से पता चलता है, इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड ने दूसरे धर्मों के लोगों को भी अपने शासन में उच्च पद पर उच्च पद पर बैठाया, उच्च पद पर आसीन किया, ठीक है। तो ये थी इनकी धर्म की बात। कल हम देखेंगे इनकी साहित्य व कला के प्रति इनके विचार कैसे थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इनकी कूटनीति में देखा हमने, विवाह संबंध अपनाए इन्होंने वाकाटक, कदम और नागवंश के साथ। फिर युद्ध किया शकों के साथ, शकों को हराया और साम्राज्य जीत लिया। फिर धर्म के प्रति ये खुद तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म जो था उस समय चरम पे था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। और दूसरे धर्म के प्रति भी, सभी धर्मों के प्रति ये उदार थे, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इन्होंने जो दूसरे
धर्म के जो लोग जो थे उनको अपने दरबार में उच्च जो पद होते हैं उन पर बैठाया था, वो उच्च पद दिए थे। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।